रिकॉर्डिंग स्टार्ट, ओके। तो ये अपूर्वा का ये डाउट था कि सर एक टेक्स्ट बुक में मतलब कोई टेक्स्ट बुक होगी, उसमें डाउट था कि एक बच्ची है जो कि बुक को दीवार की तरफ प्रेस कर रही है, ऐसे करके। ऐसे ही होगा कंडीशन, यस ऐसे प्रेस कर रहा हूं मैं, बुक रुक गई। अब रुकी है कि नहीं रुकी है बुक? यस है क्या पता मुझे इसका mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, वेट नीचे की तरफ लगेगा इसका। यस वेट तो नीचे की तरफ ही लगेगा ना, आप कहीं भी प्रेस कर लो इसको, वेट तो नीचे की तरफ लगेगा। अब अगर वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो ये बुक कहाँ जाना चाह रही है? नीचे की तरफ जाना चाह रही है कि नहीं चाह रही है? भाई इसका वेट जो mg है वो नीचे की तरफ जाना चाह रहा है। और ये बुक कैसे है? स्टडी है, रेस्ट में है। तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन कंडीशन क्या बताई थी? स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन की कंडीशन क्या बताई थी? कि जो भी फोर्स लग रहा हो, कि जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश कर रहा हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और ये जो बुक है किधर मूव करना चाह रही है? डाउनवर्ड बुक गिरना चाह रही है, ऐसे गिरना चाह रही है कि नहीं चाह रही है? बुक ऐसे ऐसे गिरना चाह रही है कि नहीं, बताओ? यस सर गिरना चाह रही है ना। ये जो बुक है वो नीचे की तरफ गिरना चाह रही है, लेकिन हमने हाथ से रोक रखा है। एक्चुअली में हमने हाथ से क्या किया है? हमने हाथ से इसको दबाया है, जिससे नॉर्मल रिएक्शन आ रही है। वो भी आज की क्लास में हम नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, एफ इक्वल टू म्यू एन फॉर्मूला होता है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये वेट की वजह से नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये वेट फोर्स लग रहा है जो कि नीचे की तरफ इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है लेकिन ले जा नहीं पा रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता था? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती थी कि जो भी आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स जिस डायरेक्शन में ले जाने की, या फिर बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कोई भी जिस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता था। ये बुक हमारी नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, क्या फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा? यस सर लगेगा कि नहीं? यस क्लियर है डाउट? यस सर थैंक यू सर ओके ओके, यू वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट जरा, थोड़ा गर्मी सी लग रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन मेनली। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से और भी चीजें ज्यादा करेंगे वैसे तो हम आज मेनली लिमिटिंग फ्रिक्शन करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, और हमारा फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा हैवी रहेगा, थोड़ा ध्यान से, और हो सकता है थोड़ा सा फास्ट भी, क्योंकि फास्ट तो वैसे नहीं होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे बताना, मैं स्लो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करें। यस सर। यस सर एनर्जी, एनर्जी कहाँ गई भाई? यस सर। यस कहाँ सर गई एनर्जी? ऐसे बोल लो जैसे 80 साल की उम्र में बोलते हैं ना, हाँ सर पढ़ा दो सर, हम तो पढ़ने के लिए आ नो गए, बैठिए आराम से। तो एनर्जी लेवल तो वही दिख रहा है आपका, एनर्जी लेवल दिखना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये तो वेटेज वही जो हर बार होता था। अब जरा फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर बी ऑप्शन बी। बी देखो, ये ऑप्शन देखो, द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं। फोर्स विल बी सेम डायरेक्शन टू टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। भाई सेम डायरेक्शन में नहीं होता, जिस टेंडेंसी का मतलब है कि मूव करने की कोशिश कर रही है, उसके सेम डायरेक्शन में नहीं होता, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जरा सेकंड देखो, द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी अपोजिट डायरेक्शन टू द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सी ऑप्शन देखो जरा, ये क्या कह रहा है? डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। भैया डिपेंड तो करता है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा। सिमिलरली यार सेकंड क्वेश्चन का आंसर करो। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कल की क्लास का नॉर्मल रिएक्शन। एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके?
नॉर्मल रिएक्शन की। normal और जिस नॉर्मल ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने की वजह से क्या आया था, एक म्यू एन आया था। इस म्यू को हम क्या बोलते थे, कोई बताएगा? कोई बताएगा म्यू क्या होता था? एनीवन? म्यू क्या होता था? constant of कोफिशिएंट ऑफ coefficient of कोफिशिएंट ऑफ Kinetic. फ्रिक्शन बेटा, kinetic and कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते थे। अब यार थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें कौन सा करेक्ट था हमारा? ऑप्शन बी। इसमें देखो जरा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। option D. सर डी। Option D. नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द मटेरियल, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? ये बोल सकते हो कि काइनेटिक, कौन सा जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन। बता कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से? Option D. All of the. Sir, D. All of the above. अच्छा, ए बी सी डी सब लोग कह रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ मटेरियल इन कांटेक्ट। एक बात बताओ, मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को, आपको याद है कल का एग्जांपल, कल का एग्जांपल याद है? हमने एक ईंट ली हुई थी, आधा ईंट लिया हुआ था, हमने रोड पे उसको रस्सी के से बांध के खींचा था और घर में खींचा था। क्या कॉन्टेक्ट सरफेस अलग अलग थे? भाई Yes, एक में sir. हमारा टाइल्स था घर का, Yes, और sir. एक में हमारा रोड था, तो दोनों में अलग अलग थे। तो क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उस पर जो कॉन्टेक्ट सरफेस की प्रॉपर्टी पे चेंज कर रहा था, डिपेंड कर रहा था कि नहीं कर रहा था? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. डिपेंड कर रहा था। भाई इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, पहला मेरा सही है। दूसरा, इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट। आपको याद है एरिया के, हमने जब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात बताई थी, तो एरिया के इंडिपेंडेंट था। और किसके इंडिपेंडेंट था? रिलेटिव वेलोसिटी के भी इंडिपेंडेंट था, कि चाहे आप धीमे ईंट को दौड़ाओ चाहे तेज दौड़ाओ, आपको फोर्स सेम लगाना पड़ेगा, सेम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमारे तीनों के तीनों करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। कुछ बच्चों का आंसर आया था वैसे ऑप्शन डी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पहले। देखो जैसे ये बुक है, ठीक है, ये बुक मेरे हाथ पर रखी हुई, अब मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये बुक मूव कर रही है? No, sir. Yes, sir. नहीं कर रही है। अब मैंने थोड़ा फोर्स बढ़ा दिया, अब मैंने 2 उंगलियों से मान लो फोर्स लगाना शुरू कर दिया, 2 उंगलियों से, क्या फोर्स ज्यादा लगा होगा? लगा होगा ज्यादा कि नहीं Yes, पहले sir. से? यस सर। तो देखो अभी भी बुक मूव नहीं कर रही है, अभी भी मूव नहीं कर रही है। मैंने 3 उंगलियां लगा दी फोर्स लगाने में, 3 लगा दी, अब देखो 3 उंगलियां लगी हुई है, अभी भी मूव नहीं कर रही है। 4 लगा दी तब भी मूव नहीं कर रही है। मैंने पूरा हाथ लगा दिया, अब जाके मूव करने लगी, अब जाके मूव करने लगी। इसका मतलब जब मैं एक उंगली से फोर्स लगा रहा था तब भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, 2 से लगा रहा था तब भी लग रहा था, 3 से लगा रहा था तब भी लग रहा था, 4 से लगा रहा था तब भी लग रहा था। लेकिन एक कंडीशन पे आके फ्रिक्शन फोर्स ने अपने हाथ खड़े कर लिए, भैया अब हमसे ना रुक पाएगा, अब आप मूव कर। सारी बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. मतलब जैसे जैसे आप फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। इसे हम बोलते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का फोर्स होता है। क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का फोर्स होता है। जैसे आप देखोगे, इस बंदे को देखोगे, इसमें इसको अगर आप देखोगे ना, ये देखो धक्का मार रहा है, इसको धक्का मारा, पहले धीमे किया, फिर यस सर। धक्के में ताकत बढ़ाता जा रहा है, तो इधर देखो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। पहले इतना था, थोड़ी ताकत बढ़ाई, फिर इतना हो गया, फिर और ताकत बढ़ाई, फिर पूरा इतना हो गया। लेकिन इसकी औकात इतनी है, औकात इन द सेंस कि इसकी लिमिट इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता ये। तो क्या अगर इससे ज्यादा फोर्स इसने लगा दिया तो क्या ऑब्जेक्ट मूव Yes, sir. करेगा ना? इसी कंडीशन में हम आगे चल के देखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग का मतलब एक, भाई
हर एक ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिट भी तो होगी कि भाई इस बुक पे अगर मैं 10 न्यूटन तक फोर्स लगा रहा हूं तो ये बुक मूव नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही 10.1 भी कर रहा हूं तो ये बुक मूव करने लग गई है। जैसे आपको याद हो अभी मैंने बताया, एक उंगली से धक्का दे रहा तो नहीं मूव हो रही, दो से तब भी नहीं हो रही, तीन से दिया तब भी नहीं हो रही, चार से दिया तब भी नहीं हो रही, लेकिन पूरे हाथ से दिया तो मूव करने लग गई। इसका मतलब इस बुक के फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट कितनी है, 4 उंगलियों के बराबर है कि नहीं है? यस सर। है ना, 4 उंगलियों के बराबर है। 4 उंगलियों से अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा दे रहा हूं तब बुक मूव कर रही है, अदरवाइज मूव नहीं कर रही है। अनटिल अनलेस मूव नहीं कर रही है बुक। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं। देखो लिखा भी है यहाँ पे, स्टैटिक फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अगर ये 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है ना, 10 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स अगर मेरा है, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन लग गया। कितना लग गया? 10 न्यूटन। अगर इसने लगाया अगर इसने लगाया मेरा मान लो 15 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा 15 न्यूटन लग गया भाई। मान लो इसकी अपर लिमिट थी मैक्सिमम 15 न्यूटन, ओनली 15 न्यूटन ही फ्रिक्शन फोर्स लग सकता था दोनों सरफेस की प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो जैसे ही इसने अप्लाइड फोर्स जो है ना 11 न्यूटन किया, जैसे ही इसने 11 न्यूटन किया ना, 11 न्यूटन या फिर बोलो 10.1 न्यूटन, तो इस सॉरी 15.1 बोलो, 15.1 न्यूटन, जैसे ही इसने 15.1 किया तो ये क्या करेगा, ब्लॉक मूव करने लग जाए, एट 15.1 पे मूव करने लग जाए। और जैसे ही मूव किया, स्टैटिक फ्रिक्शन ने हाथ खड़े कर लिए, भैया हम जा रहे हैं, फिर आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहले क्या हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? यस सर। यस सर। जैसे जैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, उसके साथ साथ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है। वो जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, उसके बाद अपने हाथ खड़े कर रहा है, भैया अब हमसे ना हो पाएगा। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, और जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन ही रहता है। इसको थोड़ा ग्राफिकल वे से देखते हैं जरा, देखो देखो थोड़ा सा फील लेते हैं। मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट था इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल ओनली माना है मैंने, लेट एफ आर मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है मान लो इस पर 20 न्यूटन, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 20 न्यूटन। तो अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, कोई एक बच्चा बताओ कि अगर मैं एफ एक्सर्टेड फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 1 कोई बताएगा? 1 न्यूटन। न्यूटन। 1 न्यूटन। कितने लोग बोलते हैं 1 न्यूटन? हैंड रेस करो, कितने लोग बोलते हैं 1 न्यूटन? थर्टीन बच्चे बोलते हैं 1 न्यूटन। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ कितने लोग बोलते हैं 20 न्यूटन फोर्स लगाएगा? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन है। कितने लोग बोलते हैं 20 न्यूटन? अच्छा वरुण कुमार, हाँ जरा आप बताओगे बेटा 20 न्यूटन कैसे कैसे लग रहा है आपको कि 20 न्यूटन फोर्स लगाएगा ये मैक्सिमम? सर उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स भी सर उतना ही लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट ही लगेगा। यस सर। ओके, देखो बेटा एक बात बताओ कि जब आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया इधर और 20 न्यूटन इधर लग गया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हुआ? इक्विलिब्रियम में इन द सेंस, क्या इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हुआ ऑब्जेक्ट के ऊपर? ऑब्जेक्ट अगर कोई मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है। अगर आपने यहाँ पे 1 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, मैं 20 न्यूटन अप्लाई नहीं करूंगा, मैं कितना अप्लाई करूंगा, जितने में मैं उसको रोक सकता हूं, जितने में मैं उसको रोक सकता हूं उतना ही अप्लाई करेगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ये वरुण खड़ा हुआ है, ठीक है, ये वरुण खड़ा हुआ है। वरुण में इतनी ताकत है
कि ये 5 बंदे जब तक आते हैं, छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, पांच बच्चों तक रोक सकता है। ये जब दौड़ के जाते हैं ना, इनको 5 बच्चों को रोक सकता है आराम से, अकेला ऐसे हाथ करके, चौड़े हाथ करके 5 को पकड़ सकता है। क्या एक बच्चा आएगा, जब एक बच्चा आएगा इसके पास में, तो वरुण कितनी ताकत लगाओगे आप बच्चे को रोकने के लिए? 5 बच्चों के बराबर लगाओगे या एक बच्चे के लिए ही लगाओगे? सिर्फ एक बच्चे के लिए। वरुण जरा बताओगे आप? सिर्फ एक एक बच्चे के के लिए। लिए, एक बच्चे के लिए जितना ताकत लगानी होगी आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। एक बच्चा है ना, थोड़ी ताकत से काम हो जाएगा, थोड़ी ताकत लगाओगे। 2 बच्चे आ जाएंगे तो दो दो लगाओगे, 2 के हिसाब से लगाओगे। 3 आ जाएंगे 3 के हिसाब से, 4 आ जाएंगे 4 के हिसाब से, जब 5 आ जाएंगे तब क्या करोगे? आप पूरी ताकत लगा दोगे। लगाओगे कि नहीं पूरी ताकत? यस सर। क्या ऐसा कभी होगा कि एक बच्चा आया है तब आप पूरी ताकत लगा दो? नो सर। नहीं होगा ऐसा। एक और एग्जांपल देता हूं। आपके घर पे नहाने के लिए बाल्टी भरते हो सुबह, सुबह नहाने के लिए? यस सर। यस सर। खाली बाल्टी जब उठाते हो, खाली बाल्टी उठाते हो और भरी हुई बाल्टी उठाते हो, क्या दोनों टाइम पे सेम ताकत लगाते हो आप? नो नो सर। सर। नो सर। कि आपके दिमाग में ऑलरेडी हो जाता है, आपके दिमाग में ऑलरेडी ऑलरेडी पता चल जाता है खाली बाल्टी है ना, थोड़ी ताकत से उठ जाएगी। सेम टू सेम नेचर का है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? भाई ये 1 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, मैं ओनली 1 न्यूटन कर देता हूं ना अप्लाई, क्या फर्क पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। क्या वरुण के पास में 6 बच्चे आ जाएंगे तो एक बच्चा निकल के चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? क्योंकि वरुण लिमिट कितनी है? 5 बच्चों, 5 बच्चों से ज्यादा वरुण नहीं रोक सकता। यस समझ सर। में आ रहा है? लिमिटिंग से कुछ कुछ यस सर। लिमिट से कुछ समझ में आ रहा है? वरुण की लिमिट कितनी हो गई? 5 बच्चों की। 5 बच्चों से ज्यादा वरुण नहीं रोक सकता। अगर 6वां बच्चा आया तो वरुण से निकल जाएगा, हाथ से निकल जाएगा वरुण के से। एक आया बच्चा, 2 बच्चे आए, 3 बच्चे आए, 4 बच्चे आए, 5 बच्चे आए, तब तक वरुण को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही 6वां बच्चा आया, क्या वरुण अपने हाथ खड़े कर देगा, भैया अब मेरे से नहीं रोके जा रहे, ज्यादा बच्चे आ रहे हैं मेरे पास? यस और नो? यस सर। यस सर। सिमिलरली आप अगर देखोगे, जब खाली बाल्टी उठाते हो तो थोड़ा सा वेट लगाते हो ना, थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, बाल्टी उठा के ले जाते हो, नल के नीचे लगाते हो तो भर जाती है। तब आपको दिमाग में ऑलरेडी आ जाता है कि अब तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी बाल्टी के हिसाब से। अच्छा एक चीज और, छोटी बाल्टी हो तो आप छोटी बाल्टी के हिसाब से ताकत लगाओगे, और बड़ी बाल्टी हो बड़ी बाल्टी के हिसाब से लगाओगे। यस सर। ऐसा आपके साथ डेली, आपके साथ ऐसा होता होगा डेली, यस सर। है ना? ये तो आपने डेली प्रैक्टिकल देखा है। तो वही कंडीशन हमारा फ्रिक्शन फोर्स बोलता है। फ्रिक्शन फोर्स बोलता है कि जब तक आप 20 न्यूटन अप्लाई करोगे ना, तब तक मैं ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने दूंगा। 20 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई कर दोगे तो मूव कर जाने दूंगा। इसका मतलब क्या है? अगर 1 न्यूटन अप्लाई करोगे तो 1 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, 5 न्यूटन अप्लाई करोगे तो 5 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, 19 न्यूटन अप्लाई करोगे तो 19 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन 19.9 न्यूटन भी करोगे तो 19.9 न्यूटन लगेगा, 20 न्यूटन करोगे तो 20 न्यूटन फोर्स लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने 20.1 न्यूटन फोर्स किया, तब भी फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 20 न्यूटन लगेगा। और कुछ देर के बाद में स्टैटिक फ्रिक्शन अपने हाथ खड़े कर लेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन विदा हो जाएगा, फिर कौन आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। यस सर। फील आया? थोड़ा फील आया बच्चों? सर। यस सर। यस सर। कि हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन से थोड़ा फील आया? यस सर। यस सर। वरुण यस सर। वरुण अभी समझ में आया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन एक्चुअली में क्या होती है? यस सर। तो हमारा ऑब्जेक्ट कब मूव कर सकता है? जब हमारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाए, तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। यस सर। भाई अगर फ्रिक्शन फोर्स से कम रहा तब तो मूव कर ही नहीं सकता। यस सर। अगर मैं इसमें बोलूं एट द वर्ज ऑफ मोशन, वर्ज ऑफ मोशन का मतलब क्या है? वर्ज ऑफ मोशन मतलब एग्जैक्टली इक्वल। अगर 0.0001 न्यूटन भी आपने फोर्स ज्यादा अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट हमारा मूव करने लग जाएगा। वो मैं क्या बोल सकता हूं कि अप्लाइड फोर्स अगर मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाए तो क्या मेरी एट द वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन आ जाएगी। ये कंडीशन हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं बेटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन को अच्छे से समझो। लिमिटिंग फ्रिक्शन पे ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन भी बन जाता है, और इस पे बेस हम क्वेश्चंस भी काफी सारे करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही सबसे ज्यादा यूज करेंगे।
तो सबको फील आया लिमिटिंग फ्रिक्शन का? यस सर। यस सर। Yes, एक sir. दो बच्चों एक दो बच्चों का रेस्पॉन्स मिला है मेरे को। Yes, sir. ठीक है। तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां से समझ में आया, ठीक है। अब देखो हमें पता था कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एन के होता है, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एफ एस मैक्स कितना होगा, म्यू इंटू एन। एफ एस मैक्स कितना होता है, म्यू इंटू एन। इसको अच्छा वरुण का फोटो हटा दूं अब, वरुण यस सर। स्क्रीन से हटा दूं, वरुण को हटा दूं क्या? एग्जाम्पल के लिए लिया था मैंने वरुण को तो बस। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कंडीशन क्लियर हुई? Yes, sir. ओके, Yes, sir. यार हम देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, जो अभी मैंने समझाया था इसमें 3 कंडीशन बताई थी। कब तक मूव Yes. नहीं करेगा एट द वर्ज ऑफ मोशन, और कब मूव कर जाएगा, वो कंडीशन अब हम देखने वाले हैं। देखो जब मेरा रेस्ट पे ऑब्जेक्ट कब रहेगा, जब मेरा एक्सर्टेड फोर्स का मतलब है अप्लाइड फोर्स। जब मेरा अप्लाइड फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स से छोटा है तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? No. नो सर। नहीं करेगा। तो Sir. क्या करेगा, वही वाली वो वाली वरुण वाली कंडीशन, वरुण वाली, चलो वरुण का फोटो बना ही देता हूं मैं दोबारा से, आपको बाद में याद रहेगा ये, है ना। ये कौन है, वरुण। यहाँ पे 5 बच्चे बना देता हूँ, शरारती बच्चे हैं ये। एक एक बना, ठीक है। तो इससे आपको बाद में भी याद आ जाएगा थोड़ा सा। जब तक हम वरुण के पास एक बच्चा आया था तब भी वरुण ने मूव नहीं करने दिया, 2 आए तब भी नहीं, 3 आए तब भी नहीं, 4 आए तब भी नहीं, 5 बच्चे आए तब भी नहीं। लेकिन जैसे ही 5 से ज्यादा आएंगे क्या वरुण मना कर देगा? तो हमारी कंडीशन देखो, जब तक एक्सर्टेड फोर्स या फिर अप्लाइड फोर्स आपके फ्रिक्शन फोर्स से छोटा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, याद रहे मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं, एफ आर मैक्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। एन निकालना सबको आता है? Yes. हाँ, एन निकालना भी तो क्वेश्चन करेंगे तब और बता देंगे, ठीक है। आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो और बता देंगे, कोई दिक्कत। अब जरा देखो जस्ट स्लिपिंग को हम एक वर्ड और भी बोल देते हैं, क्वेश्चंस में यूज होता है ये वर्ड, एट द वर्ज ऑफ मोशन। ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड याद रखो बेटा, ये क्वेश्चन में जब घुमाता है ना तो ऐसे वर्ड के साथ ही घुमाता है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा कर तो देगा लेकिन मैं क्या करूं, इंग्लिश में घुमाऊं फिर, एट द वर्ज ऑफ मोशन। जस्ट मोशन की कंडीशन कब हो सकती है, जब आपका अप्लाइड फोर्स या एक्सर्टेड फोर्स किसके इक्वल हो, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल। तभी तो ऐसा होता था कि भाई अगर मेरा 0.00001 न्यूटन भी फोर्स अगर बढ़ा तो मेरा ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है। अब जरा स्लिपिंग की कंडीशन क्या होगी, मतलब स्लाइड करना कब शुरू कर जाएगा, जब मेरा अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। जब मेरा अप्लाइड फोर्स जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से अगर ज्यादा हो गया, वही वाली कंडीशन, अगर वरुण के पास में 5 बच्चों से ज्यादा आ गए, 5 बच्चों से ज्यादा अगर आ गए तो क्या होगा, वरुण क्या बोल देगा, भैया अब हमसे ना हो पाएगा, बच्चे मूव करने लग जाएंगे। यस और नो? यस सर। या फिर हो सकता है कि सब बच्चे मिलके वरुण को ही धकेल दे, वरुण को अपने साथ ही ले जाए आगे की तरफ, ये भी हो सकता है। क्यों वरुण, हो सकता है ऐसा? यस सर, हो सकता है। हो सकता है भाई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो ये हमारी 3 कंडीशन थी। नंबर 1 थी रेस्ट का ऑब्जेक्ट कब तक रहता है, नंबर 2 एट द वर्ज ऑफ मोशन या फिर जस्ट स्लिपिंग कंडीशन, एक थी स्लिपिंग कंडीशन। क्या तीनों कंडीशन क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. और जो मैंने बताया है वही सब लिखा हुआ है यहाँ पर, उसकी लिखे हुए की टेंशन मत लो, वो लिखा हुआ है, बाद में आप पढ़ सकते हो आराम से, अभी समझो, फील लो। अब यार फील आया पूरा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं सिर्फ वरुण का एग्जाम्पल लिया है तो सिर्फ वरुण से बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोगों को पूछ रहा हूँ बच्चों। ऐसा नहीं है
कि अच्छा ठीक है अगली बार किसी और बच्चे का नाम ले लेंगे, ऐसे ही नाम ले लेते हैं किसी का भी। अभी देखो अभी तक हम क्या पढ़े थे कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स जब हमारा ऑब्जेक्ट स्लिप करने लगता है, तो जैसे ही स्लिप करने लगेगा, जैसे ही स्लिप स्टार्ट हो गई, जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग, उसके बाद क्या बोलेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या क्या, क्या करेगा, हट जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन गॉन, ये चला जाएगा और फिर अच्छा। आ जाएगा, कौन आ जाएगा, Kinetic friction। Kinetic friction. kinetic friction, Kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा उसके बाद। जरा अब ये कंडीशन हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं थोड़ा सा। देखो जैसे ही स्टार्टिंग हुआ, पहले क्या होता था, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक ऑब्जेक्ट जाए, मैक्सिमम वैल्यू, तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा ना भाई। जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं हो जाता, तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। जैसे ही मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया, तो देखो ये ग्राफ दिखा रहा है, ये वाला ग्राफ क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन जा रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है। आ रहा है। क्लियर है ये जो ग्राफ दिखा। अब देखो जब एक कंडीशन आ गई, एक स्टडी स्टेट वेलोसिटी आ गई किसी ऑब्जेक्ट की, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो। याद है लास्ट क्लास में हमने देखा था कि काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड या वेलोसिटी। कितनी स्पीड से आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इट डजंट मैटर, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जितना लगता था उतना ही लगेगा। यस सर। यस और नो? यस। yes sir, अच्छा, और आपको याद हो कल हमने पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होती है, पढ़ा था यस कि नहीं? सर। यस सर। तो देखो जरा एक और हिंट मैंने डाला है कि क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि भैया स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है, इंटरलॉकिंग होती है एक तो, और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, क्योंकि दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं ना, तो इसके ऊपर एक जो एटम्स होंगे, इस सरफेस के ऊपर एटम होंगे, इन दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्शन बना देता है। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, ओनली इंटरलॉकिंग होती है, और इंटरलॉकिंग भी कम होती है, इसीलिए हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो आप देखोगे ग्राफ में स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यू एस इंटू एन। देखो म्यू एस का मतलब होता है, यहाँ पे म्यू एस का मतलब होता है स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उल्टा बोल रहा हूँ, ये बोल सकते हो आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और म्यू के बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एग्जाम में ऐसे करके दिया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2, 0.5, 0.8। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.6। इस टाइप से दिए जाते हैं। अब अगर कोई आपको पूछे भैया स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की ज्यादा होती है, वो आपको कल भी बताया था, आज फिर से बता दिया, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दोनों चीजें होती हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन में ओनली इंटरलॉकिंग होती है, इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। और एक कंडीशन तक, मैक्सिमम लिमिट तक, या फिर बोले लिमिटिंग फ्रिक्शन तक आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती है, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से कम होती है, तो थोड़ा एक्सेलरेट करने लग जाती है बॉडी और आराम से चलने लगती है। इसीलिए हम बोलते हैं, आपको याद हो कि मोशन इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट बट इजियर टू मेंटेन। ये स्टेटमेंट देखो जरा, मोशन इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट बट इजियर टू मेंटेन। डिफिकल्ट टू स्टार्ट किस वजह से, स्टार्ट किस वजह से होता है बेटा, कोई बताएगा क्या? डिफिकल्ट टू स्टार्ट किस वजह से होता है? So, Static friction. frictional क्योंकि force. Friction force. Static.
बेटा फ्रिक्शन फोर्स तो होता है, स्टार्ट इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो हमें किसका सामना करना पड़ता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन भाई एक बार जब मोशन होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर किसका सामना करना पड़ता है, Kinetic. काइनेटिक फ्रिक्शन का। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की ज्यादा होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करना ज्यादा टफ होता है एज कंपेयर टू अगर वो मोशन में, उस मोशन को मेंटेन रखना ज्यादा आसान होता है। यस और नो? Yes, sir. फील आ रहा है Yes, बेटा? sir. आ रहा है कि Yes, नहीं? sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. अब जरा ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे, ये ऑप्शंस नहीं है आपको, फोर्स इतना फ्रिक्शन फोर्स वो ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है, ये एफ की वैल्यू दे रखी है, ये एफ की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रखी है, 3-4 वैल्यू दे रखी है। आप मुझे सिर्फ इसमें से 2 या 3 कर दो, करो जरा फास्ट करो। A block has 20 kg mass, lies on a horizontal plane surface, ठीक है। The coefficient of static friction between block and horizontal surface is 0.3. 0.3 coefficient of static friction दे रखा है। Calculate the friction force on block when applied forces. ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जब आप 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो, 30 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो, 60 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो और 100 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो। चारों केसेस में आपको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, भाई कितना लगा देगा ये। जैसे पूछता है ना कितने आदमी हैं। So first का 60 न्यूटन। फर्स्ट का 60 न्यूटन। बेटा आप फिर से वही गलती कर रहे हो Sir, first जो आप 10 सर 10 है फर्स्ट का, फर्स्ट का कितना है, फर्स्ट का कितना है 10 10. 10 सेकंड का सर ओके 30 ठीक है, Second का 30. सेकंड का सर 30 सी ठीक का है, है, सर थर्ड का है 60, थर्ड का 60 आया है और सर डी का सर 100 डी का कितना है 100 100। Sir, D कुछ का तो गलत 40. किए हो, कुछ तो गलत किए हो बच्चों आप लोग, कुछ तो Sir, गलत किए हो। So हाँ तो पुनीत, सर डी का क्या है, पहले का 3 है, डी का क्या है पुनीत? Sir, 40 Newton. डी का 40 न्यूटन। बेटा हमें कंडीशन वो कंडीशन नहीं लेनी अभी, सिर्फ हम ओनली वर्ज ऑफ मोशन वाली कंडीशन निकाल दो। काइनेटिक फ्रिक्शन को बाद की बात है, अभी हम बाद में कंसीडर करेंगे उसको। अभी आप यहाँ पे ये बताओ कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। बस कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, मैं कुछ बच्चों से पूछूंगा जरूर, कोई दिक्कत नहीं। अगर जिस बच्चे को मैं पूछ रहा हूँ उसका अगर गलत आंसर आया है या फिर अभी आया नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी, क्लियर बोल दो सर अभी नहीं आया है मेरा आंसर, बस कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता तो चले, कुछ भी आंसर आए चाहे गलत आए सही आए, इट डजंट मैटर, कोई डरने की कोई बात ही नहीं है। जिसका भी नाम लूं चिल मार के रेस्पॉन्स करो, सर आया है नहीं आया है कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो अभी बताएंगे हिमांशी ठाकुर। हिमांशी ठाकुर बताओगे आप एक बार क्या आंसर आया आपका? हिमांशी, बेटा हिमांशी। ओके, हिम्मत सिंह, हिम्मत सिंह। सर पहले का 3 ए का 10 ठीक है, और बी का बेटा? सेकंड का 9 बी का 9 ओके। सी का बेटा? सी आया है या अभी कर रहे हो? सी का 8 18.6 0.6 ओके ओके कोई ना। काजल चौधरी, काजल बेटा। ए का 10, ए का 10 और बी का 60, बी का 60 ओके। सी का बेटा? सी का 30 सी का 30 ओके, और डी? और सर डी नहीं किया बी। डी नहीं किया ओके 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 कोई ना। चलो काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो चलो हम कुछ सभी ने कुछ न कुछ मिस्टेक की है, डोंट वरी, जिन्होंने जिनके चारों आ गए उन्होंने ही मिस्टेक की है।
जिनके चारों आंसर आए हैं उन्होंने भी कुछ न कुछ मिस्टेक की है। हाँ, एक बच्चे ने सही आंसर किए हैं, पुनीत ने बहुत अच्छे आंसर किए हैं। तो वेल डन पुनीत, बहुत अच्छे, वेल डन, वेल डन, तालियां बजाओ भाई पुनीत के लिए। हाँ, काफी बच्चों के तीन आंसर काफी बच्चों के सही थे, और फर्स्ट आंसर तो ज्यादातर लोगों का सही था ही था। सेकंड में कुछ लोगों ने कुछ मिस्टेक की, कुछ ने थर्ड में की, और फोर्थ में ज्यादातर लोगों ने की, पुनीत को छोड़ के। तो स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा, जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं। देखो, इसका वेट मास कितना दे रखा है, 20 kg। तो क्या इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, 20g लगेगा कि नहीं? Yes, sir. sir. और इसका ये जो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो ऊपर की तरफ लगाएगा, n। तो मैं पहले क्या करूं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कर देता हूं। सिग्मा एफ बाई एन निकालना है ना मुझे, तो क्या होगा, n माइनस के 20g इक्वल टू 0, ये 20 होगा। हम्म, 20g यानी कि n कितना आ गया मेरा, 20 इंटू 10 कितना, 200 न्यूटन, 200 न्यूटन आएगा। Yes, sir. हैं? अब देखो, मैं फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लेता हूं पहले। मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई हो सकता है, एफ आर मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू इंटू एन हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. और म्यू क्या है मेरा, म्यू क्या है 0.3, और एन क्या है, एन 200 है। कितना आएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, 60. 60 न्यूटन। 16. मेरा मैक्सिमम 60 न्यूटन हो सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 60 न्यूटन हो सकता है। जरा फर्स्ट केस की बात करो, कलर अलग ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। ए के लिए मेरा अप्लाइड फोर्स क्या है, एफ, अप्लाइड फोर्स, या फिर एफ ही बोल दूं, क्यों ईपी का झंझट पालू। अप्लाइड फोर्स मेरा एफ क्या दे रखा है, 10 न्यूटन। अब मैं कंडीशन जरा अप्लाई करो, कंडीशन देखो जरा, क्या मेरा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा या कम है, एफ इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन, यस मैक्सिमम फ्रिक्शन। इसका मतलब वो कंडीशन देखो, जब तक देखो आपको याद हो, पुनीत जब मैंने खड़ा किया था, जब उसके साथ पास में एक बच्चा आ रहा था तो एक बच्चे के इक्वल फोर्स लगा रहा था, एक बच्चे के इक्वल ही फोर्स लगा रहा था। दो बच्चे आए थे, दो बच्चों के इक्वल फोर्स लगाया था उसने, पुनीत ने। तो पुनीत को एज ए फ्रिक्शन समझो। तो अगर अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, यहां से अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स में बोलूं फर्स्ट वाले कितना आएगा, 10 न्यूटन आएगा कि नहीं बच्चों। यस Yes. सिमिलरली बी के लिए जाओ, बी में देखो अप्लाइड फोर्स क्या है मेरा, 30 न्यूटन। अब भी क्या है मेरा, एफ इज लेस देन एफ आर मैक्स, है कि नहीं है, लेस देन है ना, Yes, sir. बोलो। अब देखो अभी भी लेस देन है मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, ये जितना अप्लाइड है उतना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कितना, 30 न्यूटन। सिमिलरली सी को देखो, सी वाले में देखो एफ कितना है आपका, 60 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इक्वल टू है किसके, अप्लाइड फोर्स के। और ये कंडीशन कौन सी, इस कंडीशन को मैं कौन सी कंडीशन बोलता था, कोई बताएगा, वर्ज ऑफ मोशन, या फिर मैं बोलूं जस्ट स्लिपिंग, यस और नो। Yes, sir. Yes, अब sir. देखो जरा, ये वाली कंडीशन जब हुई, मेरा मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है, तब भी हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, मैक्सिमम के इक्वल, कितना, 60 न्यूटन। अब जरा डी को देख लो, जरा डी को देखो जरा, डी में क्या हो रहा है, हमारा अप्लाइड फोर्स कितना है, 100 न्यूटन, और हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है इज ग्रेटर देन क्या है मेरा, एफ आर मैक्स। अब वो वाली कंडीशन याद करो कि जब वरुण के पास में 5 बच्चे से ज्यादा आ जाएंगे तो वरुण क्या करेगा, क्या करेगा वरुण, वरुण की ताकत कितनी थी, 5 बच्चों तक, 5 बच्चे ही रोक सकता था वरुण, 5 से ज्यादा नहीं रोक सकता था। तो सिमिलरली फ्रिक्शन फोर्स की ताकत कितनी थी, 60 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स अगर उससे ज्यादा है तो बोल देगा भैया तुम 40 न्यूटन जाओ आगे,
40 न्यूटन फोर्स से तुम ब्लॉक को मूव करा लो, लेकिन हम 60 न्यूटन तो बर्बाद करके मानेंगे। भाई अगर वरुण के पास 10 बच्चे आ जाएं, 10 बच्चे सामने से आ जाएं, तो 5 को तो वरुण रोक ही लेगा ना। आगे कौन जाएगा? कितने बच्चे जाएंगे? 5 बच्चे ओनली। या सर नो? यस सर। Yes, sir. तो वही कंडीशन यहाँ पे होने वाली है। इक्वल कर दो। तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड कितना होगा? 60 न्यूटन। तो हमारा पुनीत का आंसर दोनों चारों करेक्ट थे। ये 10 था, बी 30 था, सी आपका 60 था और डी आपका 60 था। क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, जरा एक और क्वेश्चन है, ये करो जरा, ये करो। वैसे सेम क्वेश्चन है ये, अगर देखा जाए ना उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में करना। आप अगर देखोगे ना, मैंने जो क्वेश्चन करवाया है उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या है? 1 kg का ब्लॉक है, रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 दे रखा है, काइनेटिक फ्रिक्शन ये दे रखा है। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स इफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अलग अलग फोर्स है, 1 न्यूटन अप्लाई कर दिया, 1.96 न्यूटन और 2.5 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालोगे आप, यहां से मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की अप्लाइड फोर्स से कंपेयर करोगे, आप वो निकाल लोगे, फ्रिक्शन फोर्स निकाल लोगे। कर पाओगे इसको? अरे कर पाओगे कि नहीं? यस सर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसीलिए डाला है ये यहाँ। इनके फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अलग अलग आएगी स्टैटिक और काइनेटिक के लिए। बेटा अभी आप काइनेटिक की देखो, यहाँ पे पूछा है ओनली फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अभी आप क्या करोगे? फ्रिक्शन फोर्स जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा ना, जैसे जिस कंडीशन में आपको ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिख जाए, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2.5 का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को क्या करोगे? वहां पे जैसे ही मूव करने लग गया, फिर आप काइनेटिक फ्रिक्शन को यूज करो। वहां पे आप क्या वैल्यू दोगे? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की नहीं दोगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। यस और नो? यस। ठीक है, इसके सॉल्यूशन है आपके पास, तो सॉल्यूशन में दे दे रहा हूं, आप इसको घर पे करिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, फिर भी कोई डाउट आता है, तो मैं हूं ना नेक्स्ट क्लास के लिए। व्हाई आर यू वरी अबाउट इट? ठीक है? Yes, sir. बोलो, नाराज हो गए? सर ने अभी से होमवर्क दे दिया, सर पढ़ाया है नहीं, एक टॉपिक पढ़ाया, होमवर्क भी दे दिया। होमवर्क में बेटा अच्छा क्वेश्चन है, आप करिएगा एक बार जरा। ये नीट का क्वेश्चन देखो, क्या है इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, पढ़ो जरा इसको। सर डी। Sir, एक option D. सेकंड जरा, इसको कोई आंसर नहीं करेगा, इसको 1 मिनट रुको जरा, इस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं करेगा। डी भी हो सकता है गलत हो, सही हो, इट डजेंट मैटर। मैं अभी, आप इसका आंसर करोगे पोल पे, ठीक है? करो जरा आंसर। पोल पोल आपको दिख रहा होगा कुछ बच्चों को, और जिनको नहीं दिख रहा है वो लोग हैंड रेज करो जरा, मुझे पता चले कितने बच्चों को नहीं दिख रहा है। अंजू चौधरी को पोल नहीं दिख रहा है। हाँ, 5 बच्चों को पोल, बेटा जिनको पोल नहीं दिख रहा है वो लोग क्लियरली हैंड रेज कर दो, जो भी बच्चे क्लास में। 7 बच्चों को नहीं दिख रहा है ओनली, बाकी लोगों का मैं देखूंगा अभी पोल पे कितने लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं। 8 बच्चों को नहीं दिख रहा है, 8 बच्चों को नहीं दिख रहा है, और 8 बच्चों का 10 बच्चों का रेस्पॉन्स आया है अभी। तो बच्चे बच्चे तो काफी हैं अभी क्लास में। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? 9 बच्चे, 9 बच्चों का दिख नहीं रहा है, 9 बच्चों को। कुछ लोगों ने ऑप्शंस, अभी 13 बच्चों का रेस्पॉन्स आया है अभी पोल में। कुछ बच्चों का, 2 बच्चों का रॉन्ग है आंसर, लेकिन ज्यादातर बच्चों का सही है।
रेस्पॉन्स करो बेटा। ठीक है, तो काफी बच्चों का करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, मैंने एंड कर दिया अभी पोल को। ठीक है, जरा हम उस पर आते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? जरा किसका सही था मुझे एक बार एक्सप्लेन करेगा कोई इस क्वेश्चन को? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा अपनी क्लास के लिए? सर क्योंकि अगर जिस चीज पे काइनेटिक, जैसे सर जो स्टैटिक फ्रिक्शन सर जब काइनेटिक फ्रिक्शन में आएगा तो सर उस पे ना सर फोर्स लगेगी सर, पर उस पे डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशन, देखो हम इसको पहले कैसे देखेंगे, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द रिलेटिव फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। सॉरी, रिलेटिव फ्रिक्शन बोल रहा हूं। हमेशा फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है कि नहीं लगता काइनेटिक फ्रिक्शन? यस और नो? ये तो सही स्टेटमेंट बोल रहा है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। भाई लिमिटिंग वैल्यू एफ आर इक्वल टू क्या था? म्यू एन था कि नहीं था? एफ आर इक्वल टू म्यू एन था। तो मैं बोलूं कि एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, भैया ये भी सही बोल रहा है, बी भी सही बोल रहा है। सी को देखते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट आप देखोगे, फील कर सकते हो कि कोई चीज लुढ़कते हुए जा रही है, या पहिए को आप लुढ़का के ले जा रहे हो, गोल गोल है ना, तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है कि नहीं? अच्छा, एक मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने क्या किया, एक बॉल है, बॉल को ऐसे करके लुढ़का दिया आगे की तरफ, तो आराम से लुढ़कते हुए काफी दूर तक चला जाएगा। उसी बॉल को आपने क्या किया, रस्सी से बांध लिया, लुढ़क नहीं सकती वो, उसको खींच के ले जा रहे हो, कब ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी आपको? स्लाइड करेगी, जब वो एक सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगी। इसका मतलब रोलिंग फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो वही तो बोल रहा है सी स्टेटमेंट, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। या मैं बोलूं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, बात तो एक ही है दोनों। तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब देखो 3 सही हो गए, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसका मतलब डी तो इनकरेक्ट होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। भैया ये तो बहुत गलत बात बोल रहा है। हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन। इसकी यूनिट भी न्यूटन होती है, न्यूटन होती है, इसकी यूनिट भी न्यूटन होती है कि नहीं होती है? वेट के इक्वली होता है नॉर्मल रिएक्शन, दोनों की न्यूटन न्यूटन। तो म्यू देखो जरा, एफ आर अपॉन एन, तो इसकी भी न्यूटन है और इसकी भी न्यूटन है। तो इसका मतलब ये न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, डायमेंशनलेस आया। तो हमारा ऑप्शन डी का इनकरेक्ट है। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। यस और नो? यस सर। अब देखते हैं जरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा समझते हैं। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। आपको याद है हमने लास्ट क्लास में देखा था जब स्टार्ट किए थे कि जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, पैरेलल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। याद है? उसके पैरेलल टू द सरफेस को हमने ये वाला एंगल मानो अल्फा माना था, तो पैरेलल टू द सरफेस को साइन थीटा में कन्वर्ट किया था इस आर को, और इधर कॉस, नॉर्मल को कॉस में किया था। तो एन को, ये जो एन थी इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और इसको क्या बोलते थे? फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। भाई फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का दोनों का रिजल्टेंट फोर्स बीच में कहीं आएगा कि नहीं आएगा? कैसे है? एक ऐसे है, एक ऐसे फोर्स है, एक ऐसे है। ये क्या आपका नॉर्मल फोर्स, ये है आपका फ्रिक्शन फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं आएगा। मान लो ये रिजल्टेंट है, ये अल्फा है। तो इस एंगल को the resultant of normal reaction and friction force, the resultant of normal reaction and friction force made the angle with normal reaction। उस रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आ रही बात समझ में? Yes, sir. आ रही है बच्चों? सर रिपीट करना। देखो ये दो फोर्स है आपके पास, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इन दोनों फोर्स का कोई रिजल्टेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? यस वो मान लो ये हमारा आर है और हमारा आर वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये जो अल्फा है ना यही आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। और ये क्या है अल्फा? द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। भाई नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट है वो, और वो रिजल्टेंट नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, जरा एक और कंसेप्ट हम ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट देखेंगे। देखो इसको जरा हटा देता हूं, थोड़ा सा 2-4 मिनट बाद में रुक जाइएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि 2-3 मिनट लेट हो जाए क्लास, ठीक है बच्चों? तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर। भाई रिजल्टेंट तो यही आता है ना, रिजल्टेंट फोर्स एक वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अंडर रूट में एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया हमने। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इनटू एन, ये तो हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, होता है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो अगर आप इस ट्रायंगल से देखोगे तो ये क्या है आपका, ये किसके इक्वल है, एफ एस के है कि नहीं है, एफ एस मैक्स के इक्वल, क्योंकि ये इतना ही तो है, इतना है कि नहीं भाई, इसके इक्वल ही है ना ये। Yes, sir. अरे यहां से लेके ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है कि नहीं, ये बताओ पहले, ये दोनों Yes, sir. बराबर होंगी, होंगी बराबर? यस सर। जरा इस ट्रायंगल को देखो, मान लो ये आर है, ए बी सी में ले लेता हूं, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी देखो, यहां से टेन अल्फा निकालो यार, क्या आएगा, टेन अल्फा क्या आएगा भाई, टेन अल्फा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, एफ एस मैक्स अपॉन बेस, क्या है मेरा बेस, बेस क्या है, एन है, एन एन है कि नहीं बेस, Yes, sir. एन बेस है। तो अब जरा इसको देखो, एन मेरा बेस है, अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एफ एस की वैल्यू क्या है, म्यू एन, और एन है आपका नीचे है, एन से एन कैंसिल हो गया, तो टेन अल्फा मेरा आ गया किसके इक्वल, म्यू के इक्वल। देखो ये फॉर्मूला आपको बहुत यूज में आएगा, म्यू इक्वल टू टेन अल्फा, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज में आएगा, आपको याद रखना इस फॉर्मूले को, हमेशा चूम लेना इस फॉर्मूले को, ये बोल रहा हूँ, ये बोल सकता हूँ मैं आपके लिए, चूम लेना इस फॉर्मूले को, भूलना नहीं है इस फॉर्मूले किसी भी हाल में, ठीक है Yes, sir. बच्चों? अब जरा एक कंसेप्ट और देखेंगे हम, बहुत ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल कंसेप्ट है एकदम। अभी हमारे पास 3-4 मिनट हैं, तो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज में एक ही स्टेटमेंट में आपको दिखा दे रहा हूं, प्रैक्टिकली देखेंगे हम इसको, प्रैक्टिकली एकदम प्रैक्टिकली, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जरा ध्यान से देखिएगा इसकी तरफ, क्या आपको इसके ऊपर मैच बॉक्स दिख रहा है, यस मैच बॉक्स दिख रहा है, दिख रहा है? देखो अभी ये हॉरिजॉन्टल है, अभी ये हॉरिजॉन्टल है, अब देखो मैं इसको ऐसे टर्न कर रहा हूँ, टिल्ट करता जा रहा हूँ, टिल्ट करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, अभी भी देखो मूव नहीं कर रहा, मैच बॉक्स मूव नहीं कर रहा, मैच बॉक्स मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, देखो 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 देखो, हाँ अब कर गया, कर गया। Yes, sir. यस ये जो मैंने पकड़ रखा है, ये इस हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। Yes, sir. एक और बार बताता हूँ, एक और बार बताऊं, ये मैच Yes, बॉक्स sir. रखा है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल से रखा हुआ है, आराम से भाई, आराम से रखा। मैंने पूछा भाई एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, डेफिनेशन बाहर में जाए, डेफिनेशन हमें फील लेना है, डेफिनेशन लिखी है आपके पास में, क्या फर्क पड़ रहा है, डेफिनेशन लिखी है, सारी चीज पढ़ लेंगे हम, पहले एक बार फील ले लेते हैं। देखो ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल, अब हमें चाहिए एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज का फील लेते, जरा इसको टिल्ट करते जाओ, टिल्ट करते जाओ, टिल्ट करते जाओ, टिल्ट करते जाओ, कर तो करो 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 करो, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, हाँ अब जिस एंगल पे
इस सरफेस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट बिना कोई भी, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया इसके ऊपर, हम सिर्फ इसको टिल्ट कर रहे थे। जिस एंगल पर ये सरफेस नीचे से गिरने लग जाए, कोई ऑब्जेक्ट इसे सरफेस से टिल्ट गिरने लग जाए, इसी एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज। फील आया? ये बताओ, आया फील? Yes. यस सर। जरा इसकी थ्योरी देख लेते हैं, अब थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं इसकी। बस देखो वही काम करेगा, ये टिल्ट कर रहा है, टिल्ट कर रहा है। देखो अभी अल्फा एंगल है, इस पे टिल्ट नहीं, इस पे नहीं उड़ रहा है। तो देखो ये एक्चुअली में होता क्या है, जो mg होता है ना, mg sin थीटा, इसका कंपोनेंट टूटता है। इसका जैसे जैसे हम अल्फा को बढ़ाते हैं, हमारा जो पैरेलल टू द प्लेन जो होता है कंपोनेंट, वो बढ़ता जाता है। पैरेलल टू द प्लेन एंगल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि साइन अल्फा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे, क्या इसकी वैल्यू बढ़ेगी? भाई अल्फा जैसे जैसे बढ़ेगा, क्या मेरा साइन अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी? सर बढ़ेगी कि नहीं? इसीलिए आप देखोगे ये फोर्स अगर बढ़ेगा तो मोशन तो इसी फोर्स की वजह से करता है ना। जैसे जैसे बढ़ेगा, देखो हम अभी हम दोबारा से बढ़ाने वाले हैं। देखो यहाँ से बढ़ेगा, देखो बढ़ा रहे हैं, देखिए गिरेगा, अभी तुरंत ब्लॉक करने लगा स्लो। तो ये जो थीटा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। हैं? अब देखो जरा ये कंडीशन देख लेते हैं। हाँ बेटा बताओ। एंगल ऑफ रिपोज पे क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज को हम मानते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन। एट द वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन मतलब क्या? कि हमारा जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है जो सरफेस पे लग रहा है, क्या वो mg sin थीटा के इक्वल होगा कि नहीं? एट द वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन में तो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो है mg sin थीटा के इक्वल है। हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा भैया? ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन अगर आप यहां से देखोगे, n क्या हो जाएगा आपका? mg cos थीटा। अब जब अब म्यू fs मैक्स को क्या लिख सकते थे? fs मैक्स क्या होता है हमारा? म्यू इंटू एन होता है कि नहीं? म्यू एन। तो म्यू आपका ये रहा, इसको क्या करेंगे? mg cos थीटा। तो हम fs मैक्स ये पे क्या पुट कर रहे हैं? म्यू mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। तो आप देखोगे m से m कैंसिल कर दो, ठीक है, और g से g कैंसिल कर दो, तो हमारा क्या? cos थीटा को इधर ले आओ, sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या tan थीटा हो गया कि नहीं? tan थीटा। तो आप देखोगे फिर द्वारा से म्यू इक्वल टू tan थीटा फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? म्यू इक्वल टू tan थीटा। या फिर मैं बोलूं कि एंगल ऑफ रिपोज अगर आपको किसी सरफेस का निकालना है तो आप निकालोगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। क्लियर हुआ बच्चों? Yes sir. अगर एंगल ऑफ रिपोज में फिर भी, क्योंकि टाइम हो चुका है ऑलरेडी, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो गई है, तो अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो टाइम से पहले, जैसे हम डेली आते हैं क्लास में, जैसे वरुण आज की क्लास में शायद वरुण को कोई डाउट नहीं होगा, इसलिए वरुण नहीं आया क्लास में। ज्यादातर वरुण सबसे पहले आता है हमेशा। तो 15 मिनट पहले आइए, 10 मिनट 15 मिनट पहले आइए आप, और मेरे को मैसेज कर दिया कीजिए पहले ही व्हाट्सएप पे या किसी पे भी, जिससे कि मैं जनरली 15 मिनट पहले आ जाता हूँ। 99% वरुण को भी पता होगा, मैं डेली आ ही जाता हूँ टाइम से पहले। तो वहां पे हम क्या कर लेंगे? इस एंगल ऑफ रिपोज को दोबारा फील कर लेंगे। अगर किसी को डाउट रहता है तो, नहीं रहता तो बल्ले बल्ले है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो उसके बाद में ये कुछ कंडीशंस मैंने दी आपके लिए होमवर्क के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट कंडीशंस में हम नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कैसे करें। नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये भी हमारी नॉर्मल रिएक्शन, ये भी हमारी नॉर्मल रिएक्शन, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इसको आप खुद से करिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं हूं, फिर तो मैं बताऊंगा ही। जैसे ये देखो, एक बच्ची का डाउट था ना कि मैं किसी दीवार की तरफ उसको दबा रही हूँ। एक किसी बच्ची, अपूर्वा का डाउट था, क्लास के स्टार्टिंग का ही। अपूर्वा Yes sir. जो आपका डाउट था वो ये वाली कंडीशन है, अपूर्वा डाउट। मैंने बताया था, मैंने आपको बाद में बताऊंगा वैसे, पर मैं आपका डाउट था इसीलिए मैंने पहले ले लिया। ये अपूर्वा आपका ही डाउट था एक्चुअली में। जैसे ही mg नीचे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका ऊपर की तरफ। देखो यहाँ पे दिखा भी है, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन दिख रही है ऊपर की Yes. तरफ है। आपका डाउट था ये क्लियर, यहाँ से हो जाता आपको। अब ये होमवर्क के 4 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपने अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार बताओ। Static friction, limiting friction.
लिमिटिंग फ्रिक्शन मेनली, लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, Angle of repose. Index of repose. और एंगल ऑफ रिपोज, क्वेश्चंस। और हमने क्वेश्चन किए। आज आपका टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने, बट कोई नहीं, किसी दिन पहले भी जल्दी भी तो छोड़ता हूँ कि नहीं, Yes, sir. तो कोई दिक्कत नहीं, किसी दिन 5 मिनट पहले भी छोड़ देता हूँ कभी कभी आपको, तो आपका 5-7 मिनट आज एक्स्ट्रा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा अभी नेक्स्ट क्लास में। ओके Yes, sir. Bye, sir. Yes, sir. ओके, Thank you, sir. यू वेलकम बच्चों। फील आया क्लास में, फील आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही फील आएगा, बस मजे से पढ़ो, ऐसे ही फील करते हुए पढ़ेंगे अपन लोग। Thank you, sir. Bye, sir. यू वेलकम, बाय Good night, बच्चों, sir. वेरी Thank गुड you, sir. नाइट, यू वेरी गुड नाइट।